गांव में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण कई लोग मर जाते हैं। उसी गांव में निशा नाम की औरत रहती थी, जो कि सड़क के किनारे रहती थी और एक भिखारिन थी। हे भगवान, कितनी गर्मी है। इतने दिनों से न कुछ खाया है न पिया है। पता नहीं मैं जिंदा भी बचूंगी कि नहीं। और यहाँ के लोग भी कितने बुरे हैं, मेरी जरा सी भी मदद नहीं करते। तभी वहाँ से राजू नाम का चोर गुजरता है। अरे भैया, थोड़ी मदद कर दो मेरी, गर्मी बहुत है। मैं रोड के किनारे रहती हूँ। इस गर्मी से बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मदद कर दो भैया, मदद कर दो। देखो भिखारन, जो भी हो वो तुम्हारी किस्मत। बाकी तुम इतना कह रही हो तो लो, ये ले 2 रुपए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और निशा गर्मी के कारण असमय मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। ये गांव के लोग कैसे हैं? गरीब लोगों के लिए इनके मन में कोई मान सम्मान नहीं है। अब मैं इनको मजा जरूर चखाऊंगी। फिर रास्ते में उसे बिजली के सामान की दुकान दिखती है। वहाँ उसे फ्रिज दिखता है। अरे वाह, जब मैं जिंदा थी तो इस फ्रिज के बारे में सुना करती थी। ये तो सचमुच में बहुत ही बढ़िया चीज है। कितना ठंडा कर रहा है ये। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल फ्रिज के अंदर बैठ जाती है। अगले दिन उसी दुकान पर रमेश नाम का एक आदमी फ्रिज लेने आता है। अरे भैया, कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना, जो कि पूरे गांव में किसी के पास ना हो। सेल्समैन उसे फ्रिज दिखाता है। क्या भैया, क्या झंडू मॉडल दिखा रहे हो? कुछ जोरदार मॉडल दिखाइए ना। तभी रमेश की नजर कोने में पड़े फ्रिज की तरफ पड़ती है, जिस पर चुड़ैल का साया होता है। रमेश को वो फ्रिज देखते ही पसंद आ जाता है। ये फ्रिज है जोरदार, हमको एक बार में ही पसंद आ गया। ये मॉडल ही तो ढूंढ रहे थे हम। उसके बाद रमेश वो फ्रिज लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी बीवी बिमला और उसके बच्चे चुन्नू और बंटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुमने जिंदगी में ये पहली बार अच्छा काम किया है। क्या मस्त फ्रिज लाए हो। हाँ पापा, मैं तो इस फ्रिज का ही पानी पीऊंगा रोज। और मैं तो रोज इसमें आइसक्रीम चबाऊंगा। हाँ हाँ, जिसका जो मन हो करना। चलो अब सोने चलते हैं, कल सुबह इसको चला कर देखेंगे। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। रात में फ्रिज में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। बिमला आवाजें सुनकर जग जाती है और रमेश को भी जगाती है। अजी अजी उठो, अजी उठो ना। अरे कुंभकर्ण, देखो फ्रिज में से आवाजें आ रही हैं। अरे उठ जा, नास मिटे। क्या आवाजें आ रही हैं? चुप करके सो जाओ। लगता है फ्रिज के चक्कर में पागल हो गई है। तभी एकदम से फ्रिज में से आवाजें आनी बंद हो जाती है। बिमला भी वापस सो जाती है। अगली सुबह, चलो बच्चों, फ्रिज खोलते हैं और इसको इसकी जगह पर रखते हैं। इसके बाद रमेश फ्रिज को चालू कर देता है और बिमला उसमें सामान रख देती है। उसी रात फ्रिज में से फिर से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। अरे उठो जी, देखो फ्रिज में से आवाजें फिर से आ रही हैं। देखो, जल्दी उठो। रमेश हड़बड़ाकर उठ जाता है और फ्रिज के पास जाता है। फ्रिज में से कुछ खाने की आवाज आ रही होती है। हाँ बिमला, तुम कह तो ठीक रही हो, कुछ खाने की आवाजें तो आ रही हैं। रुको, मैं देखता हूँ। रमेश चुपके से जाता है और फ्रिज का दरवाजा खोलता है। उसमें उसका छोटा बेटा चुन्नू बैठकर कुछ खा रहा होता है। ये रहा तुम्हारा भूत। ये दुष्ट बैठकर खा रहा था। बिमला और चुन्नू भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और अगली रात रमेश पानी पीने के लिए उठता है और वो नींद में फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है, लेकिन उसे बोतल फ्रिज में बैठी हुई चुड़ैल पकड़ाती है। रमेश पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फ्रिज में तो उसने हाथ डाला ही नहीं। कौन है फ्रिज में? बाहर आओ। तभी चुड़ैल हंसते हुए बाहर आ जाती है। क्या हुआ रमेश बाबू, ठंडे पानी के मजे ले रहे हो? कौन हो तुम और फ्रिज में कैसे आई? आ मेरे साथ, तुझे ठंडी वादियों की सैर करवाती हूँ। फिर चुड़ैल उसे फ्रिज के अंदर खींच लेती है और तभी राजू चोर रमेश के घर चोरी करने आता।
क्या सुंदर घर, लगत है माल भी बहुत होगा। हाँ। वो घर के अंदर जाता है, तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। ओहो नया फ्रिज, क्यों ना इसे ही ले चलूं। वैसे भी मेरे पास फ्रिज नहीं है, मजे से ठंडा पानी और ठंडी ठंडी चीजें खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू फ्रिज अपनी पीठ पर उठा लेता है। अरे यार, बहुत भारी है ये फ्रिज तो। किसी को बुला लेता तो अच्छा रहता। चलो अकेले ही लेकर चलता हूँ। राजू किसी तरह उस भारी फ्रिज को लेकर अपने घर आता है। घर पर उसकी बीवी शांति उसका इंतजार कर रही होती है। वो भी राजू की तरह चोर होती है। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो आप फ्रिज ही चुरा लाए हो। मजा ही आ गया। अपने मोहल्ले में किसी के पास फ्रिज नहीं है, कल सबको दिखाऊंगी और चिढ़ाऊंगी। हाँ। अरे भगवान, जिसको चिढ़ाना है चिढ़ा लेना, लेकिन अभी मुझे इस फ्रिज को चालू करके इसके ठंडे पानी का मजा तो लेने दो। उधर अगले दिन रमेश को घर पर ना पाकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। ये मनहूस आदमी कहाँ मर गया? मैं तो इससे दुखी हो चुकी हूँ। पता नहीं कहाँ चला जाता है बिना बताए। 2 बच्चों का बाप हो गया है, लेकिन अभी भी आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती इसको। माँ, माँ, उधर देखो, पापा तो पापा, हमारा फ्रिज भी गायब है। लगता है पापा और फ्रिज को कोई चोर चुरा कर ले गया। ये देखकर बिमला काफी घबरा जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम दोनों खेलने जाओ, मैं तुम्हारे मामा फन्ने को बुलाती हूँ। उधर उसी रात जब राजू सो रहा होता है, तभी फ्रिज अपने आप हिलने लगता है। उसके शोर से राजू और शांति जाग जाते हैं। ये फ्रिज क्यों हिल रहा है जी? जाके देखो जरा। मैं नहीं जाने का। फ्रिज का पानी पीने का शौक तुझे है तो तू ही जा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शांति डरते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलती है, चुड़ैल उसे अंदर खींच लेती है और चुड़ैल फ्रिज से बाहर आ जाती है। आज पता चला दुनिया गोल है। राजू, उस दिन तू मुझे छोड़ गया था मरने के लिए, और देख आज तेरी बीवी मरेगी मेरे हाथों। देखो, मेरी उस दिन की भूल का बदला मेरी बीवी से मत लो। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही दो। उस दिन तूने मुझे 2 रुपए नहीं दिए थे, मैं तुझे 2 दिन दे रही हूँ। बचा सकता है तो बचा ले अपनी बीवी की जान। दुनिया सच में गोल है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर बिमला अपने भाई फन्ने को बुला लेती है और उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद देखो दीदी, जैसे तुम बता रही हो उस हिसाब से तो अपना जीजा उस फ्रिज में ही है, और मुझे लगता है उस फ्रिज में कोई चुड़ैल या भूत का साया है। अगर तुम कहो तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे बुला लूं? फिर फन्ने कहे के अनुसार एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक आने के बाद पूरे घर को देखता है। मैंने पूरे घर को देख लिया है। फन्ने सही कह रहा है, तुम्हारा पति उस फ्रिज वाली चुड़ैल के कब्जे में है और 2 दिन बाद वो उसे मार डालेगी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे इस दुनिया में कोई आदमी नहीं हरा पाएगा। तो हम क्या करें बाबा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूँगा। पहले मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो फ्रिज अभी है। उसके बाद वो तीनों राजू के घर जाते हैं। क्यों बेटा, उस दिन गरीब को मदद करने से मना कर दिया था, अब उसी का परिणाम भुगत रहे हो। चलो दिखाओ वो फ्रिज कहाँ है। राजू तांत्रिक को फ्रिज की तरफ इशारा करके दिखाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, वैसे वैसे फ्रिज जलने लगता है और उसमें से चुड़ैल, शांति और रमेश बाहर आ जाते हैं। तांत्रिक, इस बार तूने तो इनको बचा लिया, लेकिन अगली बार किसी ने गरीबों के साथ नाइंसाफी की तो मैं फिर आऊंगी।
गोपीपुर नामक गांव में संगीता नाम की एक बेहद ही सुशील और सुंदर लड़की रहती थी। संगीता के पिता एक पुजारी थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और संगीता भी रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ में अपने पिता की मदद कराया करती थी। एक दिन संगीता सुबह के 4 बजे उठकर अपनी सहेली पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, अरे पुष्पा, सुबह के 4 बज गए हैं और तू अभी तक सोई हुई है, जल्दी उठ, नदी पर नहाने जाना है। पुष्पा अपनी आंखें मीटती हुई अपने कमरे से बाहर आती है और संगीता से बोलती है, अरे संगीता, अभी तो आसमान में भी अंधेरा छाया हुआ है, हम दोनों कुछ देर बाद चलते हैं ना नदी पर नहाने। कुछ देर में दिन भी निकल आएगा और फिर गांव की औरतें और लड़कियां भी तो नदी पर नहाने के लिए जाएंगी, हम भी उन्हीं के साथ नदी पर नहाने चल पड़ेंगे। तुझे पता है ना कि मुझे मंदिर की साफ सफाई करनी होती है, अगर तुझे मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही नदी पर नहाने के लिए चली जाती हूँ। अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। फिर दोनों नदी में जाकर नहाने लगती हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे से पवन और रामू नाम के 2 दोस्त संगीता और पुष्पा को नदी में नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे रामू यार, इन लड़कियों को नदी में नहाते हुए देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से अप्सरा उतर कर आ गई हो। अरे वो इन्हें देखकर तो मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है रे। सच कहते हो पवन भैया, इन लड़कियों को यूं नदी में नहाता देखकर तो हमारा भी मन नदी में नहाने का करने लगा है। अरे तनिक इनका ये चमचमाता गोरा गोरा बदन तो देखो। अरे कमबख्त, जरा धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ। तभी संगीता को ऐसा आभास होता है कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। पुष्पा, मुझे लगता है कि वहाँ पेड़ के पीछे कोई है जो हमें ऐसे नहाते हुए देख रहा है, चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों नदी से निकलकर अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन फिर से संगीता सुबह के 4 बजे पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाकर उठाने लगती है। पुष्पा कमरे से बाहर आती है और संगीता से कहती है, संगीता, मैं रोज सुबह सुबह 4 बजे उठकर तेरे साथ नदी पर नहाने के लिए नहीं जाने वाली, मेरी सारी नींद खराब हो जाती है, और वैसे भी मंदिर की साफ सफाई पूजा पाठ तो तुझे करनी है, मुझे थोड़ी न करनी है, इसलिए तू अकेले ही नदी पर नहाने जा। संगीता गुस्से में वहाँ नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। तभी पवन और रामू फिर से नदी के किनारे पेड़ के पीछे खड़े होकर संगीता को नहाते हुए देखने लगते हैं। पवन भैया, आज तो ये लड़की अकेले नदी पर नहा रही है। चल तो फिर आज हम दोनों भी नदी में नहाने के मजे लेते हैं, वो भी इस अप्सरा के साथ। फिर दोनों हंसते हुए नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं और संगीता को अकेला पाकर उसे छेड़ने लगते हैं। अरे तुम दोनों नदी में, तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह सुबह नदी पर सिर्फ गांव की लड़कियां और औरतें स्नान करती हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पवन और रामू पर संगीता की किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तभी पवन संगीता का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे बोलता है, अरे मेरी रानी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? अरे हमें भी तो तुम्हारे साथ नहाने के मजे लेने हैं, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाकर कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। संगीता उन दोनों की हरकतों से बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी नदी के किनारे से पुष्पा संगीता को आवाज लगाती हुई आती है। पुष्पा को देखकर पवन और रामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब तुम दोनों की खैर नहीं, मैं और मेरी सहेली तुम दोनों की इस हरकत के बारे में सारे गांव वालों को बताएंगी, देख लेना। पवन हंसते हुए बोलता है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तू मेरी इस हरकत को पूरे गांव में बताएगी। ऐसा बोलकर पवन संगीता को नदी में डुबोकर मार डालता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर में पुष्पा वहाँ आती है और नदी में संगीता की लाश को तैरता देखकर जोर जोर से रोने लगती है और भागते हुए गांव जाती है और सभी को संगीता के मरने की खबर देती है। संगीता की मौत की बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। संगीता की मौत के अगले ही दिन कुछ औरतें नदी में नहाते हुए बात कर रही होती हैं। कुछ भी कहो, संगीता थी बड़ी ही अच्छी और सुशील, पर बेचारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे तो उसे इतनी सुबह नदी के उस किनारे जाकर नहाने की जरूरत क्या थी? अरे जब पता है नदी के दूसरे किनारे पानी का ज्यादा बहाव होता है, अब नदी में डूबने से हो गई ना उसकी मौत। संगीता चुड़ैल के रूप में नदी में दूर खड़ी उन सारी औरतों की बातें सुनकर बोलती है, हे भगवान, इन सभी औरतों को लगता है कि मेरी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। उसी दिन दोपहर के समय नदी के पास से गगन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक सुंदर लड़की। अरे ये दोपहर के समय इतनी सुंदर लड़की
नदी में काहे नहा रही है, और वो भी अकेले अकेले। तभी नदी में नहा रही लड़की उस आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाती है। अरे बाबू, दूर से काहे ऐसे हमें घूरे जा रहे हो? अगर हमरे साथ नहाना है तो आ जाओ नदी में। गगन मुस्कुराते हुए जल्दी से नदी में उस लड़की के पास चला जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है और गगन को नदी में डुबोकर मार डालती है। फिर संगीता चुड़ैल इसी तरह से नदी के किनारे से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब वे नदी में उसके साथ नहाने आते तो उन्हें नदी में डुबोकर मार डालती। आए दिन नदी में लोगों के मरने की खबर से पूरा गांव सदमे में आ गया था। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, नदी में एक के बाद एक मौत हो रही है। ना जाने ऐसा क्या है उस नदी में जो एक एक करके हमारे गांव के आदमी नदी में डूबकर मरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो भीमा भाई। अरे हमें तो लगता है कि उस नदी में जरूर कोई राक्षस है जो हमारे गांव के आदमियों को मार डालता है। भीमा भाई, हम लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ना जाने और कितने लोग उस नदी में डूबकर मारे जाएंगे। हाँ। अगले दिन भीमा अपने भाई रमेश के साथ नदी के रास्ते जा रहा होता है कि तभी भीमा को नदी से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है। अरे रमेश, ये लड़की कौन है जो इस तरह से गुनगुनाते हुए नदी में नहा रही है? ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। अरे बाबूजी, मुझे दूर से देखोगे या मेरे करीब भी आओगे? अरे आप भी जाओ, मुझे अकेले नदी में नहाने में मजा नहीं आ रहा है। तुम साथ होंगे तो दोनों को नहाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ। सुंदर लड़की की बात सुनकर भीमा से रहा नहीं जाता और रमेश के मना करने पर भी भीमा नदी में उस सुंदर लड़की के साथ नहाने चला जाता है। कुछ ही देर में वो सुंदर लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और भीमा का गला दबाकर उसे नदी में डुबोने लगती है। रमेश जल्दी से गांव जाता है और गांव के लोगों और मुखिया जी को ये सारी बात बताता है। मुखिया जी, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे भाई भीमा को भी मार डालेगी। फिर गांव के लोग और मुखिया जी पुजारी जी को लेकर नदी के पास जाते हैं। ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस बेचारे आदमी को। आखिर क्या बिगाड़ा है इसने तेरा जो तू उसे इस तरह से नदी में डुबोकर मार डालना चाहती है? मैं गांव के किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सभी को। जैसे मुझे नदी में डुबोकर मार डाला, वैसे ही मैं भी गांव के आदमियों को नदी में डुबोकर मार डालूंगी। पुजारी जी, मुखिया जी, अरे रमेश, कोई तो कुछ करो, मुझे इस चुड़ैल के हाथों से बचाओ। ये क्या बोल रही है तू? आखिर तू है कौन जिसे नदी में डुबोकर मार डाला? चुड़ैल भीमा का गला छोड़ देती है और रोते हुए बोलती है, पिताजी, आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। मैं संगीता हूँ और मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे गांव में रहने वाले पवन और रामू ने मिलकर नदी में डुबोकर मार डाला। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग, मुखिया जी खासकर पुजारी जी, बहुत ही हैरान थे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरी बेटी संगीता हो, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि तुम संगीता हो? फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के रूप से संगीता के रूप में बदल जाती है। अब तो आप सभी को यकीन हो गया ना कि मैं ही संगीता हूँ। पर बेटी, तुम्हारी मौत तो नदी में डूबने की वजह से हुई थी। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, नहीं, मेरी मौत नदी में डूबने से नहीं हुई थी। फिर चुड़ैल सभी लोगों को बताती है कि कैसे पवन और रामू ने उसके साथ बदतमीजी की और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उन्होंने उसे नदी में डुबोकर मार डाला। जब तक पवन और रामू को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं ऐसे ही लोगों को नदी में डुबोकर मारती रहूंगी। पुजारी जी मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, मेरी बेटी को न्याय दीजिए, नहीं तो वो ऐसे ही तड़पती रहेगी और लोगों को मारती रहेगी। मुखिया जी चुड़ैल और पुजारी जी की बात सुनकर जरा भी देर नहीं करते। वे रामू और पवन को उसी दिन पकड़कर फांसी की सजा दे देते हैं। पवन और रामू के मरते ही चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस नदी से गायब हो जाती है। Please like, share and subscribe.
सूरजपुर में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय बड़े बड़े सपने देखने का आदी था, इस वजह से वो कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन विजय अपने कमरे में लेटा होता है, तभी उसके पिता उदय वहां आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें थोड़ी शर्म आती है या उसे भी बेच खाया है? जब देखो सांड की तरह घर पर पड़े रहते हो और हमारी छाती पर बोझ बनकर बैठे रहते हो। क्या पिताजी, रोज रोज वही रेडियो लगाकर बैठ जाते हो? अरे कोई काम मिले भी तो वही फालतू के काम मिलते हैं। अरे आपका बेटा बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है, समझो। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू हमारे घर में पैदा हुआ था। एक से एक नालायक देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं। उसी समय विजय की माँ शीला वहां आती है और विजय से बोलती है, अरे विजय बेटा, तू अपने पिता की बातों का बुरा मत मान, वो तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, चल आकर रोटी खा ले। शीला की बात सुनकर विजय बोलता है, मुझे पता है माँ, पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर विजय रोटी खाकर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन खूब भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। विजय थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। क्या जिंदगी है, एकदम झंड। इतना ढूंढने के बाद भी कोई काम नहीं, और पूज्य पिताजी कहते हैं काम कर लो। अब उन्हें कौन समझाए कि कोई मुझे काम ही नहीं देना चाहता। उसी समय विजय का दोस्त रोहित वहां आता है और विजय को परेशान देखकर बोलता है, अरे विजय क्या हुआ भाई, परेशान क्यों है? रोहित की बात सुनकर विजय रोहित को घर में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रोहित हंसने लगता है और बोलता है, भाई तुम्हारी हालत तो धोबी के गधे जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। लेकिन रोहित से विजय की हालत देखी नहीं जाती और वो रोहित को अपनी जान पहचान के कुरियर कंपनी वाले के पास भेज देता है। कंपनी का मालिक अरमान विजय को देखकर बोलता है, देखो विजय, हम एक कुरियर कंपनी चलाते हैं और कुरियर कंपनी में देरी बिल्कुल नहीं चलती। तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो बिल्कुल समय का पाबंद होना पड़ेगा। विजय को काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो अरमान की हर शर्त मान लेता है और नौकरी के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन सुबह अरमान विजय को खूब सारे पैकेट देता है और उन्हें एक लिस्ट के हिसाब से डिलीवरी करने को बोलता है। विजय सारे पैकेट लेकर वहां से निकल जाता है। अरे बाप रे, बड़ी मेहनत का काम है ये तो। कुछ भी कहो, ये डिलीवरी वाले लड़के बहुत मेहनत करते हैं, इन सबको सैल्यूट है। फिर विजय थक हार कर शाम को अपने ऑफिस वापस पहुंचता है। वहां अरमान उसका इंतजार कर रहा होता है। विजय को देखकर अरमान बोलता है, वाह मेरे शेर, तू तो बड़ा मेहनती है, एक दिन में सारा काम सीख गया और सारे कुरियर भी डिलीवर कराया। हाँ वाह भाई, सचमुच अद्भुत है। विजय आखिरी पैकेट है, इसे तुम इसके पते पर दे आओ और फिर वहीं से घर चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। विजय को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाता है और कुरियर लेकर चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो पता नहीं मिलता। तभी विजय को रोड के बीच में एक परछाई चलते हुए दिखती है। विजय उसके पास जाता है और बोलता है, अरे भाई साहब, आप तो यहीं के लगते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए, काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा ये पता। विजय की बात सुनकर वो परछाई विजय की तरफ घूमती है। विजय जैसे ही परछाई की ओर देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो परछाई कोई और नहीं, एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? विजय की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मेरे शाहरुख खान ऐसे क्यों हकला रहा है? आज से पहले कोई चुड़ैल नहीं देखी क्या? चल इधर आ मेरे पास, मैं बताती हूँ तुझे रास्ता। ऐसा कहकर चुड़ैल विजय के पास जाने लगती है, लेकिन विजय पीछे हटने लगता है। लेकिन चुड़ैल पीछे नहीं हटती और विजय के पास पहुंचकर विजय के हाथ को पकड़कर बोलती है, देखो मैं पीछे नहीं हटी और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब मैं देखूं तुम क्या करते हो, आओ मेरे पास। चुड़ैल की बात सुनकर विजय बोलता है, चुड़ैल जी, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बहुत से तांत्रिक और अघोरियों को जानता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं तुम्हें उनके हाथों मरवा दूंगा। विजय की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तुम कितनी बचकानी बातें करते हो, मुझे सचमुच मजा आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें अब मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर में रहूंगी और लोगों को अपना शिकार बनाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल विजय के शरीर में घुसने लगती है। तुम मेरे शरीर में क्यों घुस रही हो? जाने दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर विजय बेहोश हो जाता है और चुड़ैल थोड़ी देर में विजय के शरीर में पूरी तरह से प्रवेश कर जाती है। जब विजय को होश आता है तब उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और वो अपने ऑफिस की ओर। विजय जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, वहां उसका मालिक अरमान उसे मिलता है। अरमान विजय को गुस्से से देख रहा होता है। अरमान विजय को बोलता है,
कहाँ था इतनी देर से विजय? तुझे पता है जिसका कुरियर है वो कितना बड़ा आदमी है। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी है कि हम लोगों ने उसका कुरियर चोरी कर लिया है। थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। लेकिन विजय कुछ नहीं बोलता और अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो मालिक, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, चुपचाप बैठने दो। और मुझे नहीं पता वो कुरियर किसका है, लेकिन अगली बार आपने कुछ बोला तो मैं आपकी जान जरूर ले लूंगा। एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान लड़ाता है। देख मैं आज तेरा क्या हश्र करता हूँ। तू मेरा क्या हश्र करेगा? आज तेरी मौत मेरे हाथों ही होनी है बेटा। थोड़ी ही देर में विजय एक चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब होते देख अरमान बहुत घबरा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। अरमान की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और अरमान को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। तू बहुत बोलता है, लेकिन तेरी मौत तो आज पक्की है। आज मैं तुझे मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अरमान को मार डालती है और फिर वापस से गायब हो जाती है। विजय अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर जाता है। घर पर विजय के माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विजय की माँ शीला बोलती है, क्या हुआ बेटा, कहाँ था अब तक? पहले ही दिन गया काम पर और लेट हो गया, चलकर रोटी खा ले। लेकिन विजय शीला की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। ये देखकर विजय के पिताजी उदय गुस्से में बोलते हैं, देखा शीला, कितना बेशर्म हो गया, तेरी बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं तभी कहता था इसे घर से बाहर निकाल दो, 2 दिन भूखा रहेगा, अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा कहकर उदय विजय के पास जाता है और विजय को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही विजय घूमता है, उसकी खूनी लाल आंखें देखकर विजय घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ विजय? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुमने अब शराब पीना भी शुरू कर दिया? लेकिन विजय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। उदय शीला के पास जाता है और शीला से कहता है, शीला, मुझे विजय की हालत ठीक नहीं लगती। ये या तो बीमार है या तो नहीं, ये नशा करने लगा है, कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हो जी, विजय ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, वो तो हमेशा खुश रहता था। कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें विजय पर नजर रखनी चाहिए। रात में विजय के कमरे की लाइट जल रही होती है। ये देखकर शीला उठ जाती है और उदय से कहती है, अरे मैंने कहा उठो जी, देखो विजय के कमरे की लाइट जल रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। विजय इतनी रात को कभी नहीं जगता, हमें चलकर देखना चाहिए। फिर उदय और शीला चुपचाप जाकर विजय के कमरे में झांकते हैं। अंदर विजय चुड़ैल बना हुआ होता है और इंसानी मांस खा रहा होता है। ये देखकर शीला घबरा जाती है और रोने लगती है। ये क्या हो रहा है जी, विजय तो इंसानी मांस खा रहा है, ये तो नरभक्षी हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करो। शीला और उदय विजय को देख रहे होते हैं। तभी विजय के शरीर से चुड़ैल बाहर आती है और बोलती है, तेरा शरीर बहुत ही बढ़िया है, ओह मुझे खूब खाने को मिल रहा है, मजा आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस से विजय के शरीर में चली जाती है। विजय दर्द से कराहता हुआ बेहोश हो जाता है। शीला, मेरा विजय बहुत ही खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा और उस चुड़ैल के चक्कर से विजय को निकालना होगा। ऐसा कहकर उदय वहां से निकलता है और एक तांत्रिक से मिलकर उसे विजय के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, तुम घबराओ मत बेटा, मैं अभी तुम्हें भगवान बजरंग बली के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर दे रहा हूँ। ये सिंदूर तुम जाकर विजय के शरीर पर लगा देना, वो चुड़ैल वही मर जाएगी। उदय तांत्रिक से सिंदूर लेकर खुशी खुशी घर की ओर जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विजय ने अपनी माँ शीला को उठाया होता है और चुड़ैल की आवाज में बोलता है, उदय तू गया था मुझे मारने का सामान लेने, लेकिन आज मैं एक बेटे के हाथों उसकी माँ को मरवाऊंगी। क्या नजारा होगा ये। दुष्ट चुड़ैल, ये बजरंग बली के ऊपर चढ़ने वाला पवित्र सिंदूर है, इसके प्रताप से तू अभी जल जाएगी। ये देखकर उदय विजय के ऊपर सिंदूर उड़ेल देता है। सिंदूर गिरते ही जोरों से रोशनी होती है और विजय बेहोश हो जाता है। चुड़ैल विजय के शरीर से बाहर आ जाती है। उदय के बच्चे, तूने मेरे शरीर पर क्या डाल दिया है, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल जल जाती है और विजय को होश आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष।
आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। रोहन और रमा एक रात अपनी मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। रोहन बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था और गाना भी गा रहा था। मैं निकला बाइक लेकर, अहे रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ आया, अहे हा 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 हा। रोहन को गाना गाते हुए देख रमा बोलती है तुम चुपचाप अपनी बाइक चलाओ रोहन, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। ज्यादा मस्ती मत करो, समझे? क्या करूं रमा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो गाना गाने और मस्ती करने का ही मन होता है। लेकिन तभी उनकी बाइक चलते चलते रुक जाती है। अरे क्या हुआ रोहन, ये बाइक क्यों रोक दी तुमने? नहीं नहीं रमा, मैंने बाइक कहाँ रोकी है, देखो बाइक तो स्टार्ट है लेकिन आगे नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया। रोहन की बाइक जहाँ थी वहीं रुक जाती है और उसकी बाइक के पहिए वहीं एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। ये देखकर रमा और रोहन दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर रमा घबरा जाती है। रोहन एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। ये देखो कितनी भयंकर और डरावनी आवाज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इससे पहले रमा और रोहन कुछ करते, एक भयानक राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखकर रोहन और रमा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं। रोहन रमा से बोलता है, रमा जल्दी से स्कूल की घंटी बजाओ, नहीं तो वो राक्षस यहाँ आ जाएगा। रोहन के कहने पर रमा जोर जोर से स्कूल की घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर स्कूल का गेट खुलता है, लेकिन रोहन और रमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने वही शैतान खड़ा होता है। वो शैतान रमा को पकड़ लेता है। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। कैसी बातें कर रही हो रमा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर रोहन शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और वो रोहन के सामने ही रमा को चीर चीर कर मार डालता है। रोहन ये देखकर रोने लगता है और गुस्से में बोलता है, दुष्ट, तूने मेरी रमा को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शैतान रोहन को भी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और जब रोहन मर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल खुलता है। स्कूल के अंदर 2 लाशें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक वहाँ मैथ्स के टीचर भोलेनाथ आ जाते हैं और चौकीदार से बोलते हैं, चौकीदार, कल रात तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या, जो ये लाशें यहाँ आ गईं? अरे साहब, हम तो पूरी रात स्कूल में ही थे, अब हमें क्या पता ये यहाँ कैसे आए और किसने मारा इन्हें। तभी वहाँ हिंदी की मैडम शोभा भी आ जाती है। चौकीदार की बात सुनकर शोभा बोलती है, अरे भोलेनाथ जी, अभी स्कूल के सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन यहाँ आया था रात में। शोभा के कहने पर सब लोग सीसीटीवी देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस रात कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी स्कूल में आया और 2 लोगों को मारा, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार देखने पर भी उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश वहाँ आ जाते हैं और रमा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये तो मेरी बेटी रमा है, इसे किसने मारा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। शोभा प्रकाश के पास आती हैं और बोलती हैं, सर आप रोइए मत, पता नहीं इन्हें कौन मारकर चला गया, कोई सीसीटीवी में भी नहीं आया, क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? पुलिस का नाम सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, इस स्कूल में पुलिस नहीं आएगी, मैं इस स्कूल की बदनामी नहीं करवा सकता। फिर प्रकाश के कहने पर
स्कूल वाले मिलकर रमा और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रमा की मौत के बाद प्रकाश बहुत चुप रहने लग जाता है। एक दिन शोभा और भोलानाथ एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शोभा भोलानाथ से बोलती है, भोलानाथ जी, जब से उनकी बेटी रमा मरी है, प्रिंसिपल सर बहुत चुप और दुखी रहने लगे हैं। सही कह रही हो शोभा जी, ऐसा ही होता है जब किसी बाप की जवान बेटी मरती है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर इतना घबरा क्यों गए थे? मुझे लगता है उनको इस हत्या के बारे में शोभा जी, आप भी ना, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। बिल्कुल जासूस की तरह सोचती हो आप। भला प्रिंसिपल साहब को क्या पता होगा, आप भी ना। ऐसा कहकर भोलानाथ वहाँ से चला जाता है। शोभा अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसे भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्कूल में कोई कुत्ता आ गया है क्या? लेकिन कुत्ते ऐसे तो नहीं गुर्राते। मैं जाकर अभी देखती हूँ क्या है ये माजरा। ऐसा कहकर शोभा आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। आवाज एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचती है, आवाज तेज हो जाती है। अरे, ये आवाज तो इसी स्टोर रूम से आ रही है। लगता है कोई शैतान का बच्चा इस स्टोर में घुस गया है। ऐसा कहकर शोभा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसके अंदर से गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। बहुत ही शरारती बच्चे हैं। देखो तो, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, छुट्टी वाली घंटी बजा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बाहर नहीं आते। ऐसा कहकर शोभा स्कूल की घंटी बजाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पहली घंटी मारती है, स्टोर का गेट खुल जाता है। देखा, पहली घंटी में ही खोल दिया ना गेट। चलो, जो भी कोई है बाहर निकलो। लेकिन स्टोर से वही शैतान बाहर निकलता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर शोभा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? शैतान शोभा को पकड़ लेता है और मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा को ढूंढते हुए भोलानाथ और प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और शोभा के लाश को देखकर भोलानाथ बोलता है, प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है इस स्कूल में? पहले बच्चे और अब शोभा जी, कितनी बुरी तरह से मारा है, जैसे कोई शैतान हो। अरे भोलानाथ जी, आप टीचर होकर कैसी बातें करते हैं? ये भूत प्रेत की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। ये कोई चोर होगा, आप चिंता मत करो, हम जांच करेंगे। ऐसा कहकर प्रिंसिपल साहब वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनका नौकर शामू आता है और उनसे बोलता है, मालिक, हो ना हो, ये मुझे वही राहुल का भूत लग रहा है जिसे हम लोगों ने मार कर यहाँ दफना दिया था। अरे शामू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम घबरा गए हो और हमने राहुल को मारा नहीं था, उसने आत्महत्या की थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ भोलानाथ आ जाता है और बोलता है, प्रिंसिपल साहब, मैंने आपकी और शामू की बातें सुन ली हैं। ये किसी ने भी किया हो, हमें मिलकर और लोगों को मरने से रोकना होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, ये सब क्या है? भोलानाथ जी, ये राहुल आपके आने से पहले यहाँ का चपरासी था। ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को छेड़ता था, इसीलिए मैंने एक दिन उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो मर गया और मैंने और शामू ने मिलकर उसकी लाश को स्कूल के अंदर ही गाड़ दिया। पूरी कहानी जानने के बाद भोलानाथ, प्रिंसिपल और शामू उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाश को गाड़ा था, लेकिन वहां राहुल की लाश नहीं होती। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शामू प्रिंसिपल से बोलता है, साहब, मैंने तो यहीं पर गाड़ा था उस दुष्ट की लाश को, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? तभी वहाँ शैतान आ जाता है और बोलता है,
वो लाश मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार कर दफना दिया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सबके शरीर से मांस नोच कर खाऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शामू को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मुझे बचाओ, बचा लो इस शैतान से, ये मुझे मार डालेगा। शामू को मुसीबत में देखकर भोलानाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे आगे बढ़ती है, शैतान का शरीर गलने लगता है और चालीसा के खत्म होते ही शैतान भी खत्म हो जाता है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेडी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे, मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है
थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आँख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुप कर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाए जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है
और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।